हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 टू 1200, इसकी जो यूनिट थर्ड है, चैप्टर 2 है प्रारंभिक मध्यकाल की ओर, वर्धन, पल्लव और चालुक्य सांस्कृतिक विकास, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा ही हुआ है और आप फॉलो करना ना भूलें। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। एकलव्य स्नातक 1 आपको सर्च मारना है। और अगर मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊं तो यूनिट 1 2 कंप्लीट है। यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर करवा दिया था, आज इसका सेकंड चैप्टर हम करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वर्धन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सुवर्धन के बारे में अगर हम देखें तो उत्तरी भारत में आप अगर देखोगे छठी शती मतलब जब आती है, आप ये मान के चलो कि मतलब 600 ईस्वी तक आते आते गुप्त शासन जो था, गुप्त वंश का पतन होने लगा था। और इसका अंत होते होते छोटे छोटे बहुत सारे राज्यों का विकास हो रहा था। और इन्हीं में से एक था हरियाणा के अंदर एक जगह है थानेश्वर। ठीक है, ये आप अगर देखोगे थानेश्वर, ये हरियाणा के अंदर, यहाँ पे पुष्यभूति नाम से एक वंश आता है, या पुष्यभूति नाम से कुछ लोगों का उदय होता है। और कन्नौज के अंदर मौखरी नाम से एक राज्य का उदय होता है। सो पुष्यभूति जो राजा होते थे वो अपने नाम के आगे वर्धन लगाते थे। मींस जो भी उनका नाम होता था उसके आगे वो वर्धन जोड़ देते थे। इसी कारण इसको हम वर्धन वंश भी कहते हैं। और वर्धन परिवार की राजकुमारी राज्यश्री का विवाह मौखरी के राजा के साथ हुआ था। मींस इन दोनों के आपस में एक वो कनेक्शन था, मतलब वैवाहिक संबंध थे। बाद में क्या होता है, जो मौखरी का शासक था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो भाई मौखरी के शासक की मृत्यु के बाद जो उसकी पत्नी है, ठीक है, राज्यश्री, वो उसका जो भाई था हर्षवर्धन, क्योंकि वर्धनों की बहन थी वो, तो हर्षवर्धन ने ही फिर कन्नौज को और थानेश्वर को संभाला और वो दोनों जगहों का राजा बन गया। और उसकी बहन भी हर्षवर्धन के साथ में बैठा करती थी आसन में, ठीक है, आसन ग्रहण करती थी। और राजश्री जो है वो जितने भी सरकारी कामकाज होते थे उसमें वो सलाह मशूरा विचार विमर्श में भी वो हिस्सा लेती थी। और हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में बहुत सारी जगहों को जीता, अपना साम्राज्य बड़ा किया। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद ये साम्राज्य टूटता चला गया। और इस वजह से जो वर्धनों का शासनकाल है वो बहुत ही छोटा सा था। फिर क्या है, उत्तर भारत में वर्धनों ने शासन चलाया, मींस नॉर्थ इंडिया तक हर्षवर्धन और वर्धन वंश जो है वो ज्यादा था और इनका शासनकाल छोटा सा था। और दक्कन में चालुक्यों का शासनकाल वर्धनों से भी पहले था। ठीक है, जो चालुक्य थे वो वर्धन से पहले आए थे। और बाद में भी मींस चालुक्यों ने वर्धनों से लंबे समय, ये नहीं कि आप ये देखो चालुक्य जो है वो वर्धन के आने से पहले भी थे, वर्धन के जाने के बाद भी थे। मींस चालुक्यों ने बहुत लंबे समय तक शासन करा था। और दक्षिण भारत में पल्लवों का भी शासन था और इनका शासन चालुक्यों और वर्धनों से भी लंबे समय तक था। भाई ये इनके भी उस्ताद हैं कि भाई इनसे भी ज्यादा लंबा शासन था। अब हर्षवर्धन ने राज्य की आय को 4 वर्गों में बांट दिया। मींस जो राजा हर्षवर्धन था उसने जो इनकम होती थी राज्य की उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सरकारी कार्य, लोक सेवकों का वेतन, बौद्धिक उपलब्धियों पर पुरस्कार और उपहारों के लिए। मींस जो भी राज्य की आय है, एक तो भाई सरकारी कामकाज में यूज होगी। लोक सेवक मींस जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी दी जाएगी। अगर किसी ने कुछ उपलब्धि हासिल करी है उसको पुरस्कार दिया जाएगा और उपहार दिया जाएगा। इन 4 जगहों पर पैसा यूज होता था। अब हम पल्लवों के बारे में पढ़ते हैं। पल्लव क्या थे? तो पल्लव जो है भाई वो दक्षिण भारत में थे। आप देखोगे ये मैप है इंडिया का, तो पल्लवास मींस पल्लव यहाँ पर थे। और दक्षिण भारत का एक मुख्य राजवंश रहा है। इन्होंने तीसरी सदी से छठी सदी तक, मींस 3rd to 6th सेंचुरी तक इन्होंने शासन करा। शुरू में वो आज के उत्तरी तमिलनाडु के शासक थे। मींस तमिलनाडु यहाँ तक है तो वो उत्तरी हिस्से में शासन करते थे। बाद में उनकी राजधानी जो है कांचीपुरम थी और उन्होंने अपना एरिया जो था पूरा अच्छे से कैप्चर कर रखा था। भाई एक बहुत बड़ी शक्ति थे। और इस क्षेत्र में कई छोटे छोटे शासक राज्य भी होते थे। और उन्होंने अपनी विस्तृत क्षेत्र वाले शासन को पांडे और चालुक्यों से युद्ध करके बचा रखा था। मींस कुछ छोटे छोटे राज्य भी थे जिन्होंने अपने आप को जो मतलब पांडे और जो पल्लव होते थे उनसे बचा रखा था। ठीक है, फिर है चालुक्यों के बारे में समझते हैं कि चालुक्यों का क्या था। तो चालुक्य जो है वो पश्चिमी दक्कन में महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र में, मींस आप देखोगे यहाँ पे चालुक्यों का क्षेत्र बहुत बड़ा था भाई। ठीक है, महाराष्ट्र का एरिया, धीरे धीरे नीचे कर्नाटक का एरिया भी कवर हो रहा है आज की डेट में। तो उन्होंने अपनी राजधानी बनाई वातापी। ठीक है, इनकी राजधानी थी वातापी। और राष्ट्रकूटों के द्वारा बादामी के चालुक्यों को
पद से हटा देना, मींस जो ये राष्ट्रकूट थे उन्होंने क्या करा, चालुक्य लोगों को हटा दिया उनके पद से, ठीक है। और उनकी एक छोटी सी शाखा ने 631 से 5 सदियों तक आंध्र प्रदेश में फिर शासन करा। तो ये लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, छोटे साम्राज्य आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को हटा रहे हैं। फिर क्या है, भाषाई विकास। अब हम भाषा के बारे में कुछ समझते हैं। तो भाई आरंभिक मध्यकाल मींस जब हमारा मध्यकाल शुरू हो रहा था तो उस टाइम पे बहुत सारी भाषाओं का भी विकास हो रहा था भारत के उपमहाद्वीप में। लगभग 600 ईस्वी के आसपास आप देखोगे भारत में आर्य भाषाओं का विकास हो रहा था और उसके विकास का तीसरा चरण चल रहा था। मींस प्राकृत भाषाओं का उद्भव भी यहीं से हो रहा था, विकास हो रहा था। जो प्राकृत भाषाएं होती थी, मींस जो पुरानी आर्य भाषाएं होती हैं उनमें से प्राकृत भाषा भी एक है, बहुत पुरानी पुरानी लैंग्वेज है ये। और मध्य भारतीय आर्य भाषाओं के इस तीसरे चरण को जो भाषा के जो स्कॉलर्स होते हैं उन्होंने अपभ्रंश नाम दिया। मींस ये जो भाषाओं का विकास हो रहा था इसमें इन भाषाओं को अपभ्रंश कहा गया, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों से अपभ्रंशों का विकास हुआ, नई नई जो भाषाओं के अंदर चीजें ऐड हुई और इसी से हमारी हिंदी भाषा भी डेवलप होती है, मराठी भाषा आती है। ऐसे ही हमारी बहुत सारी जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास हो रहा था। संस्कृत जो है वो साहित्य और धर्म की भाषा थी। आपको पता है हमारा पुराना साहित्य संस्कृत में ही है, हमारे धर्म के ग्रंथ संस्कृत में है और राज्यों की कार्यालय भाषा भी संस्कृत थी। मीन सरकारी कामकाज भी संस्कृत में होते थे। और शुरुआती मध्यकाल में जैन भी संस्कृत के पक्ष में ही जो है अपनी अर्धमागधी प्राकृत भाषा को त्याग कर रहे थे। मीन्स वो भी जैन लोग जो है वो भी संस्कृत की तरफ इंटरेस्टेड थे। उसके बाद क्या है, साहित्यिक भाषा के रूप में कन्नड़ और तेलुगु के आधारों के साथ तमिल का लगातार विकास हो रहा था। मींस तमिल भाषा इस टाइम पे डेवलपमेंट कर रही थी अपना, और तमिल बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है। और तमिल के विकास में भक्ति आंदोलन को भी बहुत ज्यादा आप क्रेडिट दोगे, और क्योंकि तमिल भाषा से ही उन्होंने अपना प्रचार प्रसार भी किया था। और हमें साहित्यिक स्रोतों से मींस लिखित में जो चीजें मिलती है उससे ये पता चलता है कि भाई राजकीय संरक्षण और शाही सहयोग के बल पर कन्नड़ जो भाषा थी उसको राजा महाराजाओं का बहुत सपोर्ट होता था, तो वो एक साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित हो रही थी, ठीक है। मींस उसमें साहित्य लिखा जाता था। अब धर्म के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो धर्म के बारे में बताऊं तो वैष्णव और शैव दो भागों में आपका जो है हिंदू धर्म चल रहा था। शैव संप्रदाय के लोग जो है वो वैष्णव संप्रदाय से बिल्कुल अपोजिट होते थे, क्योंकि शैव जो है वो शिव जी के भक्त थे, वैष्णव जो है वो विष्णु जी के अवतारों को मानते थे। और दक्षिण भारत में तमिल भाषा में भक्ति आंदोलन का विकास हो रहा था। और आप कह सकते हो कि नैनार और अलवार दो ऐसे संत थे जो कि भक्ति आंदोलन में बहुत फेमस थे। जो नैनार है वो शिव जी को मानते थे, जो अलवार है वो विष्णु जी के अवतारों की पूजा करते थे, उनका प्रचार प्रसार करते थे। तो उन्होंने गीत गाए, भक्ति के गीत गाए, भजन गाए, डांस करते थे, नृत्य करते थे, ठीक है। और उन्होंने राजाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा। तो भाई इसमें क्या है, जब लोगों में भक्ति भावना आई ना तो जाति व्यवस्था थोड़ी सी जो कठोर होती थी ना वो थोड़ी कम हो गई, जातिवाद वगैरह। और धीरे धीरे बौद्ध धर्म को जो पहले सपोर्ट मिल रही थी वो राजा महाराजाओं की तरफ से वो कम हो गई। और नालंदा बौद्ध शिक्षा के सारे केंद्रों में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच गया। नालंदा यूनिवर्सिटी बौद्ध शिक्षा के लिए बहुत फेमस थी। और गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में जैन धर्म से जो राजा महाराजाओं का सपोर्ट है वो भी कम होता जा रहा था, लेकिन लोगों के बीच में जैन धर्म फेमस था। फिर क्या है कि भाई इसी में इस्लाम का भी आगमन होता है। जो हमारा स्टार्टिंग का मध्यकाल था उसमें सिंध से होते हुए मोहम्मद बिन कासिम और कुछ ऐसे बाहरी आक्रांतता आए, इस्लाम का आगमन भी होता है। और पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर ईसाई लोग आ रहे थे, तो ये कुछ धार्मिक क्षेत्र में बदलाव हो रहे थे। इसके अलावा कला और स्थापत्य की बात करें तो भाई शैल स्थापत्य मीन्स पत्थरों को काटकर बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये शैल स्थापत्य का उदाहरण है जहां पर पत्थरों को काट के एक मंदिर बनाया जा रहा है, पहाड़ियों को, चट्टानों को काट कर, गुफाओं को काट कर। और संरचनात्मक स्थापत्य मीन्स जिसको बनाया जाए स्ट्रक्चर के साथ, वो थोड़ा अलग होता है, वो पूरा प्रॉपर बनाया जाता है। तो शैल स्थापत्य जो पत्थरों वाला है ये मौर्य काल में इसको स्टार्ट कर दिया था बनाना। और 5वीं सदी में अजंता और एलोरा तक का जो टाइम था, ठीक है, अजंता एलोरा गुफाएं और उसमें ही ये ज्यादातर बनाया जा रहा था। लेकिन आप देखोगे संरचनात्मक मंदिर जो हैं, जो थोड़े नए डिजाइन के मंदिर अब बन रहे थे, पूरे एकदम गर्भगृह, शिखर, पूरा सब कुछ होता था, वो थोड़ा बाद में आया है, ठीक है। पहले मंदिर ऐसे नहीं होते थे। और हमें क्या है
प्रस्तर या फिर ईंटों से बनी स्वतंत्र रूप से खड़े ढांचों के उदाहरण पूर्व काल से ही मिलते हैं। कुछ कुछ ढांचे में मिलते थे जो मंदिर के रूप में यूज होते थे, ठीक है। और गुप्त काल के अंदर क्या होता था, उससे पहले छत सपाट होती थी, लेकिन गुप्त काल में ही गर्भगृह के जस्ट ऊपर शिखर ऐड होना शुरू हुआ मंदिर में, ठीक है। पहले मंदिर में शिखर नहीं होते थे। विज्ञान के क्षेत्र में विकास क्या हुआ, अब ये भी देख लेते हैं। चिकित्सा में बहुत डेवलपमेंट हुआ भाई। आयुर्विज्ञान में वाघभट्ट उस टाइम के बहुत बड़े विद्वान थे, और मैं आपको बताऊं वाघभट्ट नाम की 2 आयुर्विज्ञानी हुए, ठीक है। पहले जो थे उन्होंने अष्टांग संग्रह नाम की एक पुस्तक लिखी। दूसरे जो वाघभट्ट थे उन्होंने अष्टांग हृदय संहिता नाम से ग्रंथ लिखा, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा इस ग्रंथ को पढ़ा जाता था उस टाइम पे। गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में भी हमारा जो देश है वो पीछे नहीं था। विज्ञान के क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त नाम से एक विद्वान थे जो गणित में बहुत आगे थे, ठीक है। उन्होंने नेगेटिव नंबर्स वगैरह को पहचाना सबसे पहले दुनिया में। पाइथागोरस प्रमेय को प्रमाणित करने की उनकी एक विधि के बारे में, भाई आप मान लो पाइथागोरस प्रमेय जो आप पढ़ते हो उससे पहले ही इन्होंने ये सब बता दिया था। और आर्यभट्ट के जैसे ही ब्रह्मगुप्त भी एक खगोल शास्त्री भी थे, उनकी एक वेधशाला भी थी। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तारे, नक्षत्र, इन सब के बारे में इनको नॉलेज रहती थी। सो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक करें। जय हिंद, जय